बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा उन्वान है तफ़हीम इबारत। आज हम तफ़हीम इबारत के बारे में जानेंगे कि तफ़हीम इबारत किसको कहते हैं। तफ़हीम के मायने होते हैं समझने के, और इबारत पैराग्राफ को कहते हैं, यानी एक पैराग्राफ उसको समझकर उसके नीचे दिए गए सवालात का जवाब देना, यह तफ़हीम इबारत कहलाता है। उर्दू को सीखने के लिए तफ़हीम इबारत का सीखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ, और आज का जो सबक है हमारा वो है तफ़हीम इबारत। पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चुनाचे दफ़ातन मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। उधर से सब्तगीन भी निकला। चुनाचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतज़िर थीं कि दफ़ातन आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, उन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, जो बचे उनके अवसान जाते रहे। अब ये हमारा एक पैराग्राफ है और इसके नीचे कुछ सवालात दे रखे हैं। अब हमने ये जो इबारत पढ़ी है इसको पहले हमने समझना है कि पंजाब की हद उन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी। पंजाब इस बर्रे सगीर का जो इलाका है, इसका एक सूबा है, वो पंजाब है। इस पंजाब की बात हो रही है और इसकी हद कहाँ तक फैली हुई थी, सरहदें कहाँ तक फैली हुई थी? गज़नी जो अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, वहाँ तक इसकी सरहदें फैली हुई थीं। अब राजा यहाँ का जयपाल था। कहाँ के राजे की बात हो रही है? पंजाब के राजे की। पंजाब का राजा जो था उसका नाम जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए, मुसलमान कहाँ के मुसलमान? गज़नी के रहने वाले मुसलमानों की बात हो रही है। तो उसने गज़नी पर एक भारी फौज से चढ़ाई की। उसने गज़नी पर, उसने किसने? राजा जयपाल ने, जो पंजाब का राजा था उसने। चुनाचे दफ़ातन मलगान पर जाकर डेरे डाल दिए। मलगान एक सरहद का नाम है जो पंजाब और गज़नी की सरहद है, उस पर जाकर उसने डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिए। यानी जो सरहद थी गज़नी की और पंजाब की, पेशावर से लेकर और काबुल तक, वहाँ अपनी उन्होंने फ़ौज जाकर फैला दी। चूँकि जंग की तैयारी करनी थी तो फ़ौज पूरी सरहदों पर उसने फ़ौज लगा दी। उधर से सब्तगीन भी निकला। सब्तगीन कौन है? ये गज़नी का बादशाह है। गज़नी का बादशाह था, उसको भी इतला हो गई कि जो राजा जयपाल है, पंजाब का जो राजा है, वो हमारे ऊपर हमला करना चाह रहा है। तो उसको खबर हुई तो वो भी अपनी हुकूमत, अपनी रियासत से बाहर निकला। उसने भी अपनी फ़ौज ली और उसने भी सरहद की तरफ रुख किया। चुनांचे दोनों फ़ौजें आमने सामने थी। दोनों फ़ौजें कौन कौन सी फ़ौजें? पंजाब की फ़ौज और गज़नी की फ़ौज, ये दोनों आमने सामने हो गई। अब चूँकि जंग होने वाली थी तो वो दोनों आमने सामने हो गई और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतज़िर थीं। अब यहाँ ये एक लफ्ज़ मुश्किल आया, पेश दस्ती। इसका मतलब है तो होता है पहल कौन करेगा। तो अब वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे। सरहदों पर तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं, लेकिन अब जंग शुरू होने का दोनों फ़ौजें इंतज़ार कर रही थीं कि पहले हमला जो है वो पहले हमले की तैयारी या उसकी शुरुआत जो है वो कौन सी फ़ौज करेगी। कि दफ़ातन का मतलब होता है अचानक आसमान से गोले पड़ने लगे। आसमान से गोले से मुराद यहाँ बर्फ़ है, यानी आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन लोग बर्फ़ के कीड़े थे? गज़नी के रहने वाले, क्योंकि गज़नी में अक्सर बर्फबारी होती है, पंजाब में बर्फबारी नहीं होती, तो इसलिए उनके बारे में बात हो रही है कि वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। उन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे। अब जैसे ही बर्फबारी हुई, सर्दी ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ अब सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपनी रज़ाई और लिहाफ जो थे वो ढूंढने शुरू कर दिए, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। लेकिन चूँकि रज़ाई लेकर भी नहीं गए थे और इतनी बर्फबारी हो रही थी कि बर्फबारी में रज़ाई से गुजारा मुमकिन भी नहीं था। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए। यानी सर्दी की वजह से जो पंजाब की फ़ौज थी उसके हाथ पांव अकड़ गए, सर्दी की वजह से वो ठिठर गए
और जो बचे उनके औसान जाते रहे और उनके होश ही उड़ गए। तो इसलिए ये जंग जो थी ये हुई नहीं, और पंजाब की जो फौज थी वो अपनी उस सर्दी की वजह से, उस गर्मी की वजह से, उस सर्दी की वजह से वो उस बर्फबारी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब ये हमने पैराग्राफ जो था हमारा ये हमने समझ लिया। अब इसके नीचे 5 सवाल दे रखे हैं और इन्हीं 5 सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद हैं। तो पहला सवाल इसका क्या है, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में, हमने ज़माना बताना है। दूसरा सवाल है जयपाल कौन था और सबकीन के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा सवाल है वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे। चौथा सवाल है वहाँ रजाई का गुजारा क्यों नहीं था। और 5वां सवाल है जयपाल और सबकीन में लड़ाई क्यों ना हुई। अब हम इसके जवाब लिखते हैं, जवाब देखते हैं कि इसका जवाब कैसे लिखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं उनके जवाब हेडिंग के साथ लिखें। तो पहला सवाल, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में, तो हम इसकी हेडिंग बना लेंगे। एक पहला सवाल है और इसकी हेडिंग बनाएंगे पंजाब की हदूद, ये इसकी हेडिंग होगी। और इसकी हेडिंग के बाद हम इसी पैराग्राफ में से इसकी जो एक लाइन है, यानी इसका जो जवाब इस पैराग्राफ में मौजूद है, ये हम लिख देंगे कि पंजाब की हदूद हद उन दिनों में गजनी तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। तो राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। बस ये इसका हमारा सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल है राजा जयपाल कौन था और सबकीन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस सवाल के जवाब की भी हम हेडिंग बनाएंगे राजा जयपाल और सबकतगीन। तो अब जिस तरह पैराग्राफ्स के पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ है कि राजा जयपाल जो था वो पंजाब का राजा था, और सबकतगीन जो है गजनी का बादशाह था। तो इस एक लाइन में ही हमारे सवाल का जवाब जो है वो हमें मिल जाएगा। तीसरा सवाल, वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, कौन लोग बर्फ में रहने के आदी थे। तो बर्फ में रहने के आदी किन लोगों की बात हो रही है। तो जो गजनी के रहने वाले लोग थे, गजनी के लोग बर्फ में रहने के आदी थे। ये हमारा एक लाइन का ये सवाल का जवाब हमें मिल गया। वहां रजाई का गुजारा क्यों नहीं था, चौथा सवाल है हमारा। रजाई के बगैर गुजारा, हम ये हेडिंग बना लेंगे इसकी, और इसका जवाब पैराग्राफ में हमें मिल गया है। ये पैराग्राफ है कि अचानक वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई थी। अचानक बेमौसम बर्फबारी, बर्फ गिरने लगी, इसलिए वहाँ रज़ाई के बगैर गुजारा नहीं था। और आखिरी सवाल है हमारा, जयपाल और सबकतगीन में लड़ाई क्यों नहीं हुई। तो लड़ाई ना होने की वजह, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, लड़ाई ना होने की वजह। तो जिस तरह आप जानते हैं पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम हो गया कि चूँकि वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फबारी की वजह से जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी उनके हाथ पांव सुन्न हो गए, उनके औसान जाते रहे, तो इसलिए वहाँ जंग हुई। तो बर्फबारी होने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से
दोनों फौजों के दरमियान जंग ना हो सकी। तो ये हमारे तमाम सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। तो उर्दू को सीखने के लिए ये जो हमने तफ़हीम इबारत का जो आज इस उन्वान से हमने ये सबक लिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर उर्दू सीखना चाहते हैं तो किसी एक इबारत को लें, उसके नीचे कुछ सवालात बनाएं और उन सवालात के जवाब अपने अल्फाजों में उस पैराग्राफ में से ढूंढ के दें। इससे आपके अंदर जो सलाहियतें होंगी वो बाहर आएंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।